हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 गद्य खंड से ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। और इस पाठ की लेखिका है चपला देवी, जो कि द्विवेदी युगीन यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय की एक लेखिका रही है, जिनका व्यक्तित्व कर्तव्य बड़ा अनूठा भी रहा है। और ये समय परिवेश के हिसाब से या समय से देखें कि इन्होंने देशभक्ति पर आधारित जो है अपनी रचनाएं भी लिखी है, क्योंकि जिस समय हमारा जैसा समय परिवेश था उस समय अधिकतर के जो कवि, लेखक, कवित्रियाँ या जो लेखिकाएं होती थी वो समय यानी आज़ादी के ऊपर यानी आज़ादी से संबंधित हमारी कहानियाँ या रचनाएं लिखा करती थी। तो आज हम चपला देवी जी की एक ऐसी ही कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले हम लेखिका के बारे में, चपला देवी जी के बारे में, उनके परिचय को जानते हैं। द्विवेदी युग के लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, क्योंकि उस समय की तो रही है, लेकिन इनका इतना जो है कृतियों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध तो हो नहीं पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन की को गति दी थी। जैसे हम नाम पढ़ते हैं, महादेव वर्मा पढ़ते हैं, सुमिधा नंदन पंत पढ़ते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी महिलाएं रही है, जिन्होंने उस समय परिवेश के हिसाब से आज़ादी से संबंधित अनेक अपनी रचनाएं लिखी थी। उनमें से एक लेखिका का जिक्र आता है यहाँ पर चपला देवी भी है, जो कई बार उनका अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं से एक है। हमारे यहाँ पर भी साहित्य में एक विडंबना होती है कि कई साहित्यकार ऐसे होते हैं जिनका इतिहास में नाम होता रह जाता है। इतिहास में होने से मतलब जैसे आज हम मुंशी प्रेमचंद जी को जानते हैं, उनकी कई सारी कृतियाँ, बहुत सी कहानियाँ हमारे पास मौजूद होती है। हम उनके कृतित्व को भी जानते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, तो काफ़ी जानकारी उनसे मिल जाती है। लेकिन कुछ एक कहानीकार भी ऐसे होते हैं जिनकी केवल हमारे पास रचनाएं आ पाती है, लेकिन उसके जीवन के बारे में जानकारियाँ मिल नहीं पाती है। तो उनमें से एक हमारी चपला देवी भी रहती है। ये जो पाठ है ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता रहे थे दुंदुपत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। तो ये घटना है हमारे इस पाठ की कि इसमें जिसके बारे में जिक्र किया जाएगा या जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे कि जो दुंदुपत नेता थे, नाना साहब जिन्हें कहा जाता था, तो उनकी बेटी जो थी मैना, उसे आज़ादी की नन्ही सिपाही बताया गया है। और ये भी आगे बताया गया उनकी पुत्री को क्या कर दिया गया, उनके ही महल में जलाकर भस्म कर दिया गया था, यानी मार दिया गया था। तो बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्टाज से मतलब होता है रिपोर्ट होती है कि किसी भी घटना की जो है उसके लिए जो उससे पहले जो उसकी सूचना जो लिखी जाती थी। जैसे कई सारे हमारे रिपोर्टर होते हैं जो कि हमारे समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं, तो हर घटना की क्या करते हैं, रिपोर्ट रखते हैं, तो इसे रिपोर्टाज कहा जाता है, यानी घटनाएं जो है लिखी जाती है। आगे हम देखें पाठ परिचय में मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का कष्ट हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। क्योंकि आज इन्हीं लोगों के बलिदानों के कारण हमें हमारे देश को क्या मिली है, आज़ादी मिली है। और इन्हीं कारण हमारा देश गौरवपूर्ण इतिहास जो हमारा गौरवपूर्ण बना रहा है, चाहे वो प्राचीन समय से हो या हमारे अंग्रेजों की गुलामी के समय से रहे हो। तो उनका ऐसा अभूतपूर्व योगदान जो था वह हमारे लिए गौरव सम्मान की बात होती है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को पराचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया है। यानी कि वो जो ये बातें हैं या जो घटनाएं हो चुकी है, उस हमारी जो किशोर यानी युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल से अपरिचित सी है, क्योंकि उन्हें उस इतिहास के या उस समय की बातें ज्ञात नहीं है। क्योंकि ऐसे बच्चों ने जो है यानी बात करें सन या दशक लें 1960 के दशक से आगे की अगर बातें करें, तो उन पैदा होने वाले या उस नई जो युवा पीढ़ी है उनको इस मसले का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस स्वतंत्र परिवेश में जन्म लिया है। और एक परिवेश जो हमारे 47 से पहले का जो भारत था, उस समय देखें कि जो जन्म लिया था या जन्म जो पहले जो थे वो सारी हमारी देश की आज़ादी या इसी पर आधारित जो थे अपनी बातें किया करते थे, यानी उसी तरह का माहौल में जिया करते थे। तो नई पीढ़ी उस चीज़ से परिचित नहीं है।
तो उस कारण से उस परिचित कराने के लिए इसे अंक को जो है हमारे इसमें लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, यानी जिस रूप में इसे लिखा गया था उसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप से यानी कि बच्चों को जो है कि हिंदी के जो है गद्य रूप से उसका परिचय भी करवाया जाता है कि बच्चे उसे अच्छे से पढ़ भी पाएँ और शब्दों को भी समझ पाएँ, और दूसरा शब्दों के जरिए इस कहानी को जो है उसकी वास्तविकता, उसकी सार्थकता को अच्छे से समझ पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। कहानी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे दिल्ली में जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस नीरी और निपरा देवी को अग्नि में भस्म कर दिया गया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। भारत में हमने देखा 1947 से पहले एक बड़ी क्रांति होती है जिसे 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। जो ये क्रांति होनी थी ये हमारी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ी गई बड़ी क्रांति थी, लेकिन इस क्रांति की विफलता के कुछ बहुत से कारण रहते, लेकिन एक कारण जो प्रमुखतः आता है वो उसमें ये था कि जो ये क्रांति थी ये निश्चित समय पर नहीं हो पाई, यानी ये समय से पहले क्या होने लगी, क्रांति को शुरू कर दिया गया। तो इस कारण क्या होता है कि अंग्रेजों ने इसका आसानी से क्या कर लिया, इसका दमन कर लिया। और कई हमने जगह देखी थी, कई ऐसे राजा महाराजा तो थे जो उस समय भी अंग्रेजों के सहायक बने हुए थे, यानी उस समय भी अंग्रेजों की खिलाफत नहीं कर पाए। यानी इसका देखें पूरे भारत में कहीं से भी समान रूप से इसका सहयोग नहीं हो पाने के कारण भी ये जो क्रांति रहती है वो क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। लेकिन इस क्रांति में हमने जो देखी, जो एक बात से निकल के आती है कि भारत में कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी सामने निकल कर आते हैं जो अपनी भारत की अस्मिता गौरव के लिए क्या करते हैं, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकने को तैयार रहते हैं। तो उनमें कई सारे नाम आते हैं, जिसमें नाना धुंधुपत का नाम है, हमारी झांसी की रानी वीर लक्ष्मीबाई का नाम भी आता है, तात्या टोपे जी का नाम आता है। इनके साथ तमाम कई ऐसे राजा महाराजा, ऐसे सैनिक, कई ऐसे वीर पुरुषों का नाम आता है जिन्होंने इस क्रांति को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उनका योगदान अविस्मरणीय रहता है और यही हमारी आज़ादी के लिए क्या बनते हैं, प्रेरणा बनते हैं। जब उनका बलिदान होता है या जब क्रांति असफल हो जाती है तो इसके साथ ही भारत के लोगों के लिए एक सकारात्मक जो प्रेरणा लोगों के सामने उभर कर आती है कि अगर हम इस तरीके से अथक प्रयास करें, अगर सामूहिक रूप से प्रयास करें तो हमें वापस से क्या मिल सकती है, हमें आज़ादी निश्चय ही मिल सकती है। तो हमने ही देखा इस क्रांति के जरिए कि आगे देखें तो भारत में धीरे धीरे क्या होने लगे, इसके लिए कई क्रांतिकारी जो नेता थे उनका जन्म होता है। उसके लिए कई सारे जो गिरोह बनाए जाते हैं, यानी समूह बनाए जाते हैं। कोई जो होता है कि वह शांतिपूर्वक वार्ता करता है, कुछ जो होता है हिंसा करके अपनी आज़ादी को प्राप्त करने कहता है। जैसे हमने गांधी जी के बारे में देखा, गांधी जी ने जो आंदोलन किए तो उनमें उनकी अहिंसा की जो नीति है उसको प्रमुख पाया गया था। दूसरी ओर हम देखें जो आज़ाद सिंह थे, जो भगत सिंह थे, इनकी जो रिपब्लिकन पार्टी थी ये हमेशा हिंसा की, यानी जिसका खून का बदला खून के जरिए लेकर ही आज़ादी को प्राप्त करने की कोशिश करती है। एक समय होता है जब वो सारे जो भारत के लोग हैं वे एकमत हो जाते हैं, भारत की आज़ादी के लिए प्रयत्न करते हैं। तो हमने देखा कि 1947 को भारत क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। लेकिन इस बीच जो हम कानपुर की घटना पढ़ रहे हैं, नाना धुंधुपत की जो पुत्री मैना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो उन्होंने बच्चे के साथ जो क्रूरता का जो दर्शन दिया है, यानी क्रूरता के बारे में जो अंग्रेजों ने जिस तरीके से किया है उसको हम इस पाठ के जरिए पढ़ते हैं। एक घटना आपने 1913 के अंदर जलियांवाला बाग की घटना देखी थी, वो सारे लोगों के हृदय को क्या करती है, द्रवीभूत कर देती है। यानी इतनी निर्ममता उन अंग्रेजों में भरी रहती थी। तो उसकी दास्तां हम यहाँ पढ़ेंगे मैना देवी के जरिए कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें थोड़ी बहुत संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लग पाई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया था। अब देखिए जो महल होते थे इनको क्यों अंग्रेज उड़ाते थे, क्योंकि उनका मानना होता था कि ये जो चीज़ें हैं ये एक स्वतंत्र सेनानी के स्मारक के रूप में पड़ी रह जाएगी, ये इस नेता की या ऐसे महान व्यक्ति का क्या कराएगी, दुनिया को परिचय करवाएगी। तो अगर ऐसी जड़ ही समाप्त कर दे जो लोगों को ऐसी वीरता का परिचय कराए, तो क्या होगा, लोगों में आज़ादी का जो
जज्बा है वो अपने आप ही क्या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस कारण से अंग्रेज क्या करते थे कि जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को जब मारते थे या जब उनको पकड़ लेते थे, फिर उनकी जो भी यादगार की जो निशानियां होती थी, चाहे उनके महल ही क्यों ना हो, उनको क्या कर देती थी, वो पूरे तरीके से बर्बाद कर देती थी। तो यहाँ पर भी जो बिठूर के जो है नाना साहब, उनका राजमहल लूटने के बाद उसे क्या कर दिया, उसे तोप से उड़ाने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वे बालिका पूरे महल में कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब जब उस महल को उड़ाया जा रहा है तो वह बालिका अचानक से उस आंगन में आकर खड़ी हो जाती है। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना करती है। बालिका देखिए, जैसे बच्चों में निश्चल भाव होता है, तो यह बालिका भी मेना जो है बड़े निश्चल भाव से महल पर गोले बरसाने का क्या करती है, विरोध करती है, मना करती है। उसका करुणापूर्ण, मूर्ख और अल्प व्यस्त देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ जाती है। तो सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। यानी कि जैसे हम देखते हैं बच्चों के जो भाव होते हैं या करुणा जो उनमें होती है, तो यहाँ पर भी एक अंग्रेज जो अफसर है सेनापति, उसने भी क्या देखा, उस बच्ची के करुणापूर्ण मुख और उसकी अल्प आयु को देखकर उस पर दया आ गई। तो वैसे पूछ बैठता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने उसी के अंग्रेजी भाषा में जवाब दिया कि क्या आप इस कृपया करके इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति कहते हैं आगे, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। तो बालिका बोलती है, आप ही बताइए, ये मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति कहता है कि ये मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, यानी जिस समय के नाना साहब यहाँ रहा करते थे। और यह विद्रोही का मतलब है कि जो हमारे अंग्रेजों के खिलाफ जो नेता हुआ था, यानी हमारी जो सरकारी नीतियों का जो विरोध करता था, यानी हमारा विरोध जो करता था, उस नेता का नाना साहब का घर है ये। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की क्या दी, हमें आज्ञा दी है। तो बालिका कहती है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। तो बालिका ने भी अपना जो है निसंकोच उत्तर दिया कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए तो वो तो क्या है, आपके वैसे ही दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका, यानी इस मकान ने आपका क्या अपराध किया है। तो मेरा तो उद्देश्य इतना ही है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय भी है, तो मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ कि ये मकान की क्या हो जाए, रक्षा की जाए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। यानी जो सेनापति अंग्रेज सरकार से जो सेनापति आया है, वे भी क्या है, उनका एक सरकार का सेवक ही है। तो उसने भी कहा कि मैं कर्तव्य बंधा हूँ, क्योंकि मुझे उनके दिए हुए आदेशों को मानना पड़ता है, इसलिए मैं भी क्या हूँ, उनके कर्तव्य के अनुरोध से क्या करना पड़ेगा, मुझे कर्तव्य बोध के कारण मकान को गिराना ही पड़ेगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं, यानी जनरल में उसका नाम हे है। आपकी प्यारी कन्या मेरी और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। यानी अब वो अपना परिचय उसे पूरा देती है कि आप जनरल हैं, उसका परिचय उसको, मतलब अगला जो सेनापति उसका नाम बताती है। और उसकी जो एक कन्या रहती है, यानी उसकी पुत्री, वो भी क्या रहती है, मेना की मित्र रहती है। तो दोनों में बड़ा प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। तो यानी यहाँ पे हमने देखा कि कुछ समय 1857 की क्रांति से पहले भी देखे कि अंग्रेज जिस नीति के कारण यहाँ आए थे, यानी व्यापार करने उद्देश्य आए, तो उन्होंने जो राजा महाराजा थे उनसे बड़ा अच्छे से क्या करा था, व्यापार वाणिज्य किया था, यानी अच्छे से संबंध रखा था। लेकिन जब हम 1857 की घटना देखते हैं, जब अंग्रेजों का जो है उनका नियंत्रण हद से ज़्यादा भारत पर बढ़ जाता है, यानी घुसपैठ जब वो करने लग जाते हैं, हस्तक्षेप जब ज़्यादा करने लग जाते हैं, राज्यों को हड़पने लग जाते हैं, तो उसका विरोध करने के लिए कुछ क्रांतिकारी नेताओं ने ये 1857 की क्रांति को क्या दिया था, जन्म दिया था। तो इसलिए जो है यहाँ पर मेना जो है अपना परिचय देती है कि आपकी पुत्री भी मेरे पास आती थी और आप खुद स्वयं हमारे घर पर आया करते थे और आप भी मुझे उतरी आपकी मेरी की पुत्री की तरह ही मुझे क्या करते थे, प्यार करते थे, प्रेम करते थे। लेकिन आप वो सारी बातें क्या हो गई, अभी तक भूल गए हैं। ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मेना है। अब जो सेनापति दूर से देख रहा था, अब उसे भी आवाज
हुआ कि ये तो वही लड़की है जिस घर में मैं आया करता था, ये पहचाना करता था। तो उसने भी कहा कि ये तो नाना साहब की पुत्री कौन है, मैना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी यानी उसकी मित्र हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। यानी मैं जिस सरकार का नौकर या जिस सरकार की सेवा करता हूँ मैं उसका क्या नहीं कर सकता, मैं उसकी आज्ञा की अवहेलना तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें बचाने की क्या कर सकता हूँ, प्रयत्न कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन को बख्श दूं। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां पहुंचे और उन्होंने बिगड़ गए सेनापति है से कहा कि नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति है ने बड़े ही विनयपूर्वक कहा कि मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। तो आउट्रॉप ने कहा गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। गवर्नर जनरल जो भारत में एक सबसे बड़ा एक संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक इसलिए क्योंकि उस समय अंग्रेजों का ही संविधान नियम कानून लागू होते थे, तो उस समय भारत पर जो सीधा शासन होता, जैसे आज हमारे भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जैसा शासन होता है, यानी वे ही भारत के सर्वे सर्वा होते हैं। तो उसी तरह ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नर जो ब्रिटिश होते थे, उन्होंने भारत में एक व्यक्ति को जो है भारत की सत्ता सौंप रखी थी, यानी जिसकी देखभाल वे करता था, तो उसका पद होता था गवर्नर जनरल। तो आउटरम ने कहा कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं, क्योंकि आदेश तो उन्हीं के द्वारा आया है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, यानी नाना साहब ने जो क्रांतिकारी गतिविधियां करी है, जिस कारण से अंग्रेजों की जो नीतियों को उन्होंने बर्बाद करा है या उनकी खिलाफत करी है, उनका विरोध किया है, तो उनका गुस्सा बहुत है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। अब यानी बात यहाँ तक आ गई कि नाना जी की जो वंश है क्या है, उसे भी बचाना असंभव है। तो सेनापति ने कहा तो लॉर्ड कैनिंग, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग को इस विषय में एक तार अवश्य देना चाहिए। आगे की कहानी, आगे की जो मैना देवी की कहानी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।